हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी एमपी जीके की सीरीज़ में हम मध्य प्रदेश में नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश की नदी परियोजना को संपन्न कर चुके हैं। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में वनों का सामान्य अर्थ क्या होता है। देखिए, जहाँ पर एक ही स्थान पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगे हों, उस क्षेत्र को ही वन कहा जाता है, जो कि पेड़ पौधों से आच्छादित क्षेत्र हो। वनों का विभाजन बहुत ही अलग अलग आधारों पर किया गया है। मुख्यतः वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कहा जाता है संरक्षित वन, दूसरा कहा जाता है असंरक्षित वन और तीसरा कहलाता है अवर्गीकृत वन। भारत के जब हम वनों की बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश का नाम भी उन राज्यों में शामिल है। अर्थात मध्य प्रदेश वन की दृष्टि से संपन्न राज्य है। हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत में वन क्षेत्र में सबसे प्रथम नंबर में फर्स्ट स्थान किस राज्य का है, तो यह है मध्य प्रदेश राज्य का। मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है, तो हम देखते हैं 94,000 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्र है। 94,000 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्र है। फिर देखते हैं, वहीं राजस्व विभाग के पास कुल 77,482 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र स्थित है। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.12% वन स्थित है। प्रदेश के पूर्वी से दक्षिणी जिलों में वनों की सघनता देखने को मिलती है, जिसमें क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम स्थान बालाघाट और प्रतिशत के आधार पर प्रथम स्थान पे मंडला जिला आता है। मध्य प्रदेश मानसूनी जलवायु प्रदेश है। यहाँ सामान्यतः उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। इस आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया। देखो, बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा। अब यहाँ जो लिखा था हमने वो पढ़ लिया। अब हमको समझना है कि चीजें कैसी हुई हैं और क्या हुई हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मान लेते हैं ये मध्य प्रदेश है, ठीक, तो इस मध्य प्रदेश के कितने हिस्से में वन पाए जाते हैं, तो इस मध्य प्रदेश के कुल इतने हिस्से में वन पाए जाते हैं मान लीजिए, तो ये कितना क्षेत्र हो गया, 94,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हो गया। प्रतिशत की बात करेंगे तो ये कितने प्रतिशत हो गया। प्रतिशत की जब हम बात करते हैं तो ये लगभग 23 to 24% हो जाएगा। अब जब मध्य प्रदेश के मानचित्र की हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो मैप है, ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि मध्य प्रदेश का मैप है, यहां से सीजी की सीमा अलग होती है और ये, ठीक, तो मध्य प्रदेश का अगर आप अंदाजा लगाते हैं कि मध्य प्रदेश का मैप है, तो इस मैप में सबसे ज्यादा वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या बुंदेलखंड के पास में है, क्या बघेलखंड के पास में है, क्या रीवा पन्ना के पठार के पास में। तो सबसे ज्यादा जो वन है वह मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में पाए जाते हैं। अब दक्षिणी हिस्सा जो है मध्य प्रदेश का वो ये वाला है, ये वाला। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वन प्रतिशत के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर, तो यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है यहाँ पे मंडला जिला, और वहीं इसके नीचे है बालाघाट जिला। तो मंडला जिला और बालाघाट जिलों में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। बालाघाट क्षेत्रफल के स्थान पे प्रथम स्थान रखता है, वहीं प्रतिशत के आधार पर मंडला प्रथम स्थान रखता है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रथम स्थान ही तो है, एक ही जगह एक ही इंसान रख लो, 2 जगह रखने की क्या जरूरत है। लेकिन क्या होता है, देखिए, ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है। इस संपूर्ण क्षेत्र में मान लीजिए ये आधा भाग हो गया, तो इस आधे भाग में वन पाए जाते हैं। तो ये हो गया बालाघाट, बालाघाट। वहीं एक और क्षेत्र है, इस क्षेत्र में औसतन वन की बात, मतलब थोड़े इधर थोड़े इधर थोड़े इधर थोड़े इधर थोड़े इधर, इस प्रकार से जब अलग अलग हिस्सों में वन पाए जाते हैं तो उनका पूरा प्रतिशत निकाल के जब हम देखते हैं, जैसे कि हम स्कूलों में प्रतिशत निकालते थे ना, अपने सारे एग्जाम के जितने भी अपने एग्जाम हुए होते, जितने सब्जेक्ट हुए होते, उन सारे सब्जेक्ट के टोटल नंबर को लेके जब हम प्रतिशत निकालते थे, तो वैसे ही मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर जो वन है वो बालाघाट जिले में वो मंडला जिले में पाए जाते हैं।
अब हमने एक और चीज क्या देखी थी कि 25.12% वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सही बात है, आपको याद रहना चाहिए 25.12% वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। वहीं राजस्व विभाग के पास कुल 77,482 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र स्थित है। इसका मतलब क्या है? देखिए, आपको पता होगा राज्य सरकार और जो हमारी केंद्रीय सरकार है वो अलग अलग होती है ना। तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि जब मध्य प्रदेश अपने वनों की गणना करता है तो वो जाती है 94,000 के आसपास में, लेकिन जब केंद्र सरकार मध्य प्रदेश में वनों की गणना करती है तो वो जाती है 77,482 वर्ग किलोमीटर के आसपास में। प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी जिलों में वनों की अधिकता देखने को मिलती है। हमने देख लिया क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि वह क्षेत्र जो है वहां से नर्मदा नदी निकलती है। मानसून में एकदम से मानसून उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आता है, वर्षा अच्छी खासी होती है, इस वजह से हम देखते हैं कि वहां पे वनों की अधिकता होती है। प्रथम स्थान पर बालाघाट रखता है और प्रतिशत के आधार पर प्रथम स्थान पर मंडला जिला स्थान रखता है। फिर बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु प्रदेश है। यहाँ सामान्यतः उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। इस आधार पर प्रदेश के वनों को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश की है। जलवायु के आधार में प्रदेश में वन, जलवायु के आधार में प्रदेश में वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। देखिए, पर्णपाती वनों के बारे में ही बात हो रही है। पहले में लिखा है कि ये पर्णपाती वन है टोटल, दूसरे में लिखा है ये आर्द्र पर्णपाती वन है, और तीसरे में लिखा है ये शुष्क पर्णपाती वन है। देखिए, मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इस प्रकार के वनों में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इस प्रकार वन जल के अभाव होने के कारण अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इस प्रकार के वन इमारती लकड़ी की दृष्टि से काफी उपयोगी होते हैं। इनके अंतर्गत सागौन, शीशम, नीम, पीपल और महुआ के वृक्ष आते हैं। उष्णकटिबंधीय, इस प्रकार के वनों में 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन वनों में शाल, सागौन, बांस आदि की अधिकता होती है। इनके अतिरिक्त जामुन, महुआ, हर्रा आदि के वृक्ष मिलते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार मध्य प्रदेश के मंडला, शहडोल, सीधी, सिवनी आदि जिलों में होता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये वन 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले होते हैं। इन वनों में हर्रा, बबूल, बेर, तेंदुपत्ता, शीशम आदि के वृक्ष मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के मध्य प्रदेश के शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, टीकमगढ़, दतिया, भिंड, गुना, ग्वालियर आदि जिलों में पाए जाते हैं। फिर से कंफ्यूजन हो गया होगा, इतनी सारी चीजें एकदम से याद थोड़ी होती है। देखिए, आपको कैसे याद रखना है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो जैसी बात हो गई ये पर्णपाती वन, तो पर्णपाती वन जो है वहां पे वर्षा कितनी होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर, ये चीज याद रखनी है। फिर जैसी बात आएगी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की, तो शुष्क पर्णपाती वन में आपको याद रखना, शुष्क मतलब हल्का सा गीला, मतलब ह्यूमस थोड़ी ज्यादा हो बस, तो 50 से 75 सेंटीमीटर तक। फिर बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, तो ये जाएगी 100 से 150 सेंटीमीटर तक। तो सबसे ज्यादा जो वर्षा हो रही है वो हो रही है अर्ध पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। देखिए, पर्णपाती का एक सीधा संबंध वो होता है जो पत्ते गिरा देते हैं अपनी, मतलब ऐसे पेड़ जो कि कम वर्षा के अभाव में या जलवायु की विभिन्नता के आधार पर किसी भी तरीके से जब अपने पत्ते गिरा देते हैं तो उन्हें कहा जाता है पर्णपाती वन। जैसे कि आपने सुना होगा कि सदाबहार वन भी वनों का एक प्रकार होता है। ये ऐसे वन होते हैं जिनके पत्ते कभी नहीं गिरते, मतलब ये पत्ते गिराते हैं और इनमें तुरंत ही नए पत्ते आ जाते हैं कुछ टाइम बाद। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि पर्णपाती वन जो है ऐसे वनों के संबंध में कहा जाता है जो अपने पत्ते कुछ टाइम बाद गिरा देते हैं। जब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो पर्णपाती वन है उन वनों में वर्षा कितनी होगी, तो वो होगी हमारी 50 से 100 सेंटीमीटर। वहीं अर्ध पर्णपाती मतलब आधे पर्णपाती, जिनमें पत्ते तो गिरते हैं लेकिन नए पत्ते भी आ जाते हैं, तो अर्ध पर्णपाती वनों में वर्षा ज्यादा होगी, तभी तो नए पत्ते आ रहे हैं। तो 100 से 150 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो अर्ध पर्णपाती
पर्णपाती में होती है। उसके बाद सबसे कम जो है वो शुष्क पर्णपाती में, कि वहाँ बहुत ही कम वर्षा है, नाम मात्र की वर्षा है। तो शुष्क, आपने सुना होगा ना कि बहुत ज़्यादा शुष्क माहौल है या बहुत ज़्यादा शुष्क मौसम है, इसका मतलब होता है हल्की सी ह्यूमिडिटी और ओस वोस टाइप का मौसम जो होता है उसको शुष्क मौसम भी कहा जाता है। तो शुष्क पर्णपाती वन मतलब सबसे कम वर्षा, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा जो है वह शुष्क पर्णपाती वनों में होती है। बाकी बात कर लेते हैं कौन कौन से किस प्रकार के वन होते हैं। सबसे अच्छे जो होंगे वो अर्धपर्णपाती वन होंगे। तो अर्धपर्णपाती वनों में सबसे अच्छे वन कौन कौन से, देखिए जामुन, महुआ, हर्रा, साल, सागौन और बांस। देखिए सागौन के वृक्ष की जैसे ही बात होती है तो आपको पता होगा कि इस वृक्ष का सर्वाधिक उपयोग इमारतों के निर्माण करने में किया जाता है। इसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। बांस की बात करें तो बांस जो है उससे कागज का निर्माण किया जाता है, कागज बनाया जाता है। और साल जो है इसकी लकड़ी भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। जामुन, जामुन एक फ्रूट है। महुआ, महुआ का उपयोग दवाइयाँ बनाने के लिए और नशीले पदार्थों के निर्माण के लिए भी किया जाता है। हर्रा की बात करें तो हर्रा बहेड़ा जो है ये एक औषधि है। इसका निर्माण आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के लिए और बालों को ठीक करने के लिए सौंदर्य प्रसाधन में भी किया जाता है। तो सबसे पहले हमने देख लिया अर्धपर्णपाती के वन के बारे में। अब देखते हैं पर्णपाती वनों के बारे में। तो जो पर्णपाती वन है इस प्रकार के वनों में वर्षा कम होगी, अर्धपर्णपाती की अपेक्षा कम होगी। तो कितनी कम, कम से कम 50 सेंटीमीटर कम कर लीजिए, तो ये हो जाएगी 50 से 100 सेंटीमीटर। तो वर्षा जब 50 से 100 सेंटीमीटर होती है तो यहाँ पे जो वन पाए जाएंगे वो अर्धपर्णपाती, वो पर्णपाती प्रकार के होंगे। और इन वृक्षों में सबसे ज़्यादा इमारती लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाएंगे। तो इमारती लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष मुख्यतः हैं, सागौन, शीशम, नीम, पीपल और महुआ। देखिए जब शीशम की हम बात करते हैं तो शीशम का जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है अपनी लकड़ी के लिए और साथ ही साथ में औषधि बनाने के लिए। नीम जो है, नीम को तो औषधियों का राजा भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि नीम का तो ऊपर से नीचे तक, पत्ती से लेकर जड़ तक हर किसी से मानव शरीर की औषधियां बनाई जा सकती है मानव के लिए। तो इस प्रकार से नीम अत्यधिक उपयोगी पेड़ हो गया। पीपल की बात करेंगे, पीपल, पीपल को पूजा भी जाता है। आपको पता होगा इसकी पूजा की जाती है। यह बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र वृक्ष माना जाता है। महुआ से शराब का निर्माण किया जाता है और औषधियों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा दो, अर्धपर्णपाती वन फिर पर्णपाती वन। लास्ट में आपको शुष्क पर्णपाती वन याद रखने हैं। देखो क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, केवल 50 से 75 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है, तो इस वजह से यहाँ पर कटीले वृक्ष पाए जाएंगे। कटीले कैसे हो सकता है, बबूल के वृक्ष पाए जाएं, तो बबूल, बेर, तेंदुपत्ता और कुछ हर्रा और कुछ शीशम के वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पे वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। और इसके अलावा ये किस जिले में पाए जाते हैं, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, टीकमगढ़, ये वाले जिलों में ये पाए जाते हैं। अर्थात मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में वृक्षों को या फिर वनों को और भी आधार पर बांटा गया है। अब पहले हमने देखा था कि जलवायु के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में प्रशासनिक आधार पर वनों का मध्य प्रदेश में प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। जब प्रशासनिक आधार पर कहते हैं इसका मतलब है प्रशासन के द्वारा यह वर्गीकरण होता है। प्रशासन क्या है, प्रशासन है सरकार। तो सरकार के द्वारा जो वनों का वर्गीकरण हो उसे ही प्रशासनिक वर्गीकरण कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक। इसका वर्गीकरण मुझे करना है तो मैंने बोल दिया कि चलो यहाँ पे हम स्केल्स रख लेंगे, यहाँ पे हम पेन रख लेंगे, यहाँ पे हम पेंसिल रख लेंगे। लेकिन अब प्रशासन बोल रहा है कि ये मेरी संपत्ति है, अब मैं डिसाइड करूंगा कि इसके कौन से भाग में क्या चीज़ें होंगी। तो प्रशासन ने क्या, भाई ये वाला जो बड़ा वाला एरिया है इसको हम संरक्षित रखेंगे। मतलब इस एरिया में कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका कोई इसमें सहयोग नहीं होगा, आपका कोई हस्तक्षेप इस क्षेत्र में नहीं होगा। और दूसरा वाला जो छोटा
एरिया है इसमें आप थोड़ा बहुत कुछ कुछ कर सकते हो, जैसे कि आ जा सकते हो या अपने पेन रख सकते हो, इस टाइप का कुछ कुछ कर सकते हो। और जो थर्ड वाला एरिया है ये मैंने आपको पूरा दे दिया, आपको पूरा मैंने इसको दान कर दिया, आपको जो लगे आप यहाँ पे करिए। तो वैसे ही वन के क्षेत्र में है 3 भाग जो है, सबसे पहले आरक्षित वन, फिर आता है संरक्षित वन, फिर आता है अवर्गीकृत वन। तो इन वनों में ये कहा जाता है प्रशासन के द्वारा कि एक हिस्सा वह हिस्सा होगा जिसमें आप बिल्कुल भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, दूसरा हिस्सा वो हो सकता है जिसमें आप हस्तक्षेप तो कर सकते हो पर सीमाओं में रहते हुए, और तीसरा हिस्सा वह होता है जिसमें आप जो भी करें प्रशासन को आपसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक, देखिए आरक्षित वन, आरक्षित वनों का क्षेत्र 61,886 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो कि कुल वन क्षेत्र का 65% है। आरक्षित वनों में लकड़ी काटना, पशुचारण, आवागमन की अनुमति नहीं रहती है। आरक्षित वनों का प्रबंधन प्रशासन द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। सबसे ज्यादा आरक्षित वनों का अनुपात खंडवा जिले में स्थित है, सबसे कम आरक्षित वन उज्जैन जिले में है। फिर बात करते हैं संरक्षित वन की। संरक्षित वन क्षेत्र 30,098 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कुल वन क्षेत्र का 33% है। इस वन क्षेत्र का प्रबंधन प्रशासन की देखरेख में होता है। इन वनों में पशुचारण और आवागमन की अनुमति रहती है। संरक्षित वनों का सर्वाधिक भाग इंदौर में तथा न्यूनतम भाग खंडवा जिले में पाया जाता है। फिर आता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 1705 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं, जो कुल वन क्षेत्र का 2% है। इन वनों में पशुचारण, आवागमन और वृक्ष काटने की सुविधा होती है। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया था कि 3 चीजें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले आरक्षित वन, वह वन क्षेत्र जिस क्षेत्र में सरकार आपको बिल्कुल भी अनुमति नहीं देती कि आप पशुचारण कराएं या फिर आप वृक्षों को काटें या फिर आप आवागमन करें या फिर आप घूमने आएं। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर सरकार आपको किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं देती है वो होता है आरक्षित वन। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन ही पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र का 65%, मतलब यदि मान लीजिए ये इतना बड़ा गोला मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का लगभग 65%, मतलब देखिए इतना पूरा हिस्सा 65% का ये पूरा हिस्सा मध्य प्रदेश के आरक्षित वन के क्षेत्र में आ जाता है। वहीं बात कर लें इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आप क्षेत्रफल याद रख सकते हैं कि 61,886 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश में आरक्षित वन फैले हुए हैं, बस। इसके बाद हम आते हैं संरक्षित वनों में। तो संरक्षित वन वह क्षेत्र होता है जिसमें सरकार आपको पशुचारण की और आवागमन की अनुमति देती है। पशुचारण और आवागमन मतलब यहाँ पे आप पेड़ पौधे नहीं काट सकते, पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन अपनी गाय भैंसों को अगर चराना चाहें तो चरा सकते, बकरी को चरा सकते हैं यहाँ पे। इसका क्षेत्रफल है 30,098 वर्ग किलोमीटर, आपको ये याद रखना है, बस। ठीक, अब आगे आते हैं अवर्गीकृत वन क्षेत्र। अवर्गीकृत वन क्षेत्र जो है यह मध्य प्रदेश में 1705 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश का केवल 2% है। देखिए 65% जो है वो आरक्षित हो गया था, अब यहाँ से 33% जो है ये वाला पूरा हिस्सा ये हो गया संरक्षित का, और बचा जो 2% है ये 2% हमारा हो जाएगा अवर्गीकृत वनों का। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश को प्रशासनिक आधार पर वनों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। देखिए अवर्गीकृत वन जो होते हैं ना, इनमें आपको पूरी छूट होती है, आप पशुचारण करें, पेड़ों को काटें या जो भी करें, इसीलिए सरकार के द्वारा केवल 2% का हिस्सा दिया गया है जो कि अवर्गीकृत वनों में रखा गया है कि आप जो भी करेंगे तो सरकार को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वनों के प्रमुख या मुख्य उत्पाद, तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे, इसमें यह दिया हुआ है कि कौन से वृक्ष के द्वारा किस पदार्थ का उत्पादन होता है और क्या चीज हमारे लिए मुख्य है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सागौन की।
तो सागौन जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला सर्वाधिक वृक्ष है। इससे सबसे ज़्यादा जो है वो हमें मिलती है गुणवत्ता वाली लकड़ी, जिससे इमारतों और अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। देखिए, मैं पूरी चीज़ें नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप अभी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमें सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ के चलना है। साल का वृक्ष, यह वृक्ष जो है वह मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वृक्ष है और पहला जो पाया जाता है वो है सागौन। इस वृक्ष से हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें सीधी सी बात है, इस वृक्ष से लकड़ी प्राप्त होती है जिसका निर्माण इमारतों को बनाने के लिए किया जाता है। प्रदेश में बांस जो है इसका प्रयोग मुख्यतः कागज निर्माण के लिए किया जाता है और मध्य प्रदेश में 2 कागज निर्माण के कारखाने हैं। एक हो जाता है नेपानगर और दूसरा हो जाता है अमलाई। वर्तमान में इसका प्रयोग चटाई बनाने के लिए और टोकनी बनाने में भी किया जा रहा है। तेंदुपत्ता, देखिए तेंदुपत्ता का जो उत्पादन है यह उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। इसके आगे बात करते हैं तेंदुपत्ते से क्या बनाई जाती है, तो इससे मुख्य रूप से बीड़ी बनाई जाती है और ये जो तेंदुपत्ता है इसका प्रयोग पत्तल और दोने निर्माण के लिए भी किया जाता है। खैर के वृक्षों से कत्थे का उत्पादन किया जाता है। कत्था जो कि चूना में लगता होगा, आपने सुना होगा कि कत्था कम लगाना, चूना कम लगाना पान बनाते टाइम। तो कत्थे का जो उत्पादन है वो खैर के वृक्ष से किया जाता है और यह किस जनजाति के द्वारा निकाला जाता है, तो यह सहरिया जनजाति के द्वारा निकाला जाता है। और खैर का कारखाना शिवपुरी जिले में स्थित है, या फिर कत्था निर्माण का कारखाना शिवपुरी जिले में स्थित है। हर्रा, यह एक औषधीय वृक्ष है। यह अधिकतर शहडोल, मंडला, श्योपुर के वनों से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग चूर्ण निर्माण और चर्म शोधन में किया जाता है। देखिए, हर्रा जो है ना ये एक औषधीय फसल है। हर्रा जो है यह एक औषधीय पौधा है। इसका प्रयोग बालों को ठीक करने के लिए सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है और चर्म शोधन में भी किया जाता है। लाख जो है यह मुख्यतः पलाश, बेर और अरहर के वृक्षों से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है और इसके प्रयोग से लाख की चूड़ियों का भी निर्माण किया जाता है। वन नीति का सीधा संबंध यह है कि मध्य प्रदेश में पहली वन नीति कब आई और दूसरी वन नीति कब आई। देखिए, वन नीति का सीधा संबंध ये है, अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र के लगभग इतने प्रतिशत पे 25% पर वन क्षेत्र उपलब्ध है, तो मध्य प्रदेश के 25% पर जो वन क्षेत्र है, इन वनों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या काम किए जा रहे हैं और सरकार का आगे का प्लान क्या है इसको लेकर। तो मध्य प्रदेश राज्य की पहली वन नीति वर्ष 1952 में लागू की गई थी। वहीं मध्य प्रदेश राज्य की नवीन वन नीति 2005 को लागू की गई थी। देखिए, जैसी बात आ रही है ना 1952, तो 52 में आप देखेंगे कि वन आपको अलग ही इंक्लूड मिल रहा है। तो 1952 मध्य प्रदेश की पहली वन नीति। वहीं जब बात कर रहे हैं नई वन नीति 2005 को मध्य प्रदेश की नई वन नीति लागू की गई थी। शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, देखिए यह पुरस्कार ना वैसे तो बहुत सारे एग्जामों में नहीं पूछा है, लेकिन अब पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि एमपीपीएससी बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाकर क्वेश्चन को कवर कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन अब बन सकते हैं। तो शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार जो है वह वन क्षेत्र में दिया जाता है और वन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था को दिया जाता है, जिसकी राशि 1 लाख रुपए हो और प्रशस्ति पत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, देखिए राष्ट्रीय उद्यान की हम जब भी बात करते हैं ना तो आपको पता होगा कि ऐसे संरक्षित क्षेत्र जिनमें वन्य जीवों को उनके आवासों के संदर्भ में उनको घर जैसे रखाया जाता है, उन्हें ही राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। सरल और सीधी भाषा में हम देख चुके हैं। देखिए, वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिक जीव जंतु, वनस्पति, भू आकृतियां एवं जलीय महत्व के हैं, उन्हें संरक्षित करके उन्हें राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। मतलब ये हुआ, मान लो ये एक शेर है, ये एक लोमड़ी है और ये एक खरगोश है। ये तीनों जंगल में थे।
अब जंगल में जहाँ पर ये रह रहे थे वहाँ पे इनको सुविधाएं नहीं मिल पाई, घरों का निर्माण होने लगा और ये अपने जंगल के बाहर आने लगे। तो इन्हें घर जैसी व्यवस्था देने के लिए एक संपूर्ण जंगल के क्षेत्र को बनाया गया और उसमें सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई और इन जीवों को वहाँ पे ले जाकर रखा जाने लगा और इन जीवों का भी संरक्षण हो गया इससे और वनों का भी संरक्षण हो गया। तो इसे ही कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। इसी प्रकार से हम राष्ट्रीय अभयारण्यों को भी देखते हैं। अभयारण्यों की भी थीम सेम टू सेम यही है। बस होता क्या है, जंगल का पहला क्षेत्र जो होता है, जो वन होता है, उसे कहा जाता है अभय वन। अभय वन मतलब यहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं, थोड़े बहुत जानवर हैं। फिर बनता है वो अभयारण्य। अभयारण्य जो होता है वो किसी एक विशेष जीव के आधार पर बनता है। यहाँ पर पक्षी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, घड़ियाल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो घड़ियाल अभयारण्य बन गया। लेकिन वहाँ पे अन्य जीव जंतु भी पाए जाएंगे। फिर उसके बाद अभयारण्य से बढ़कर वो बनता है राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान से फिर बढ़कर वो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हो जाता है। तो इस हिसाब से हमने देख, जैसे कि एक होता है ना, एक छोटा बच्चा 2 साल का है, फिर वो 4 साल का होगा, फिर 6 साल का होगा, फिर 7 साल का, 8 साल का होगा। वैसे ही एक सीढ़ी है अभय वन 2 साल के बच्चे की, फिर अभयारण्य 4 साल के बच्चे की, फिर राष्ट्रीय उद्यान 6 साल के बच्चे की और फिर टाइगर रिजर्व 8 साल के बच्चे की। ठीक, देखिए ये है टाइगर। अब सबसे ज़्यादा टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? वहीं बाघों का सर्वाधिक घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में है? मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो दोनों में आपको अलग अलग आंसर मिलेगा। बाघों का सर्वाधिक जो घनत्व है वह मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। लेकिन सबसे ज़्यादा बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये कान्हा का एक बाघ है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, यह प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कुल 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यह राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर सर्वाधिक बाघ और बारहसिंगा मिलते हैं और कान्हा किसली के अंतर्गत मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, जो राजकीय पशु है बारहसिंगा, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का है, वह मिलता है और इसे ही कान्हा का गहना भी कहा जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करते हैं तो वर्ष 1933 में इसे अभय वन बनाया गया था। फिर उसके बाद अभय वन 2 साल का बच्चा, फिर उसके बाद बड़ा किया, अभयारण्य बना। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान में अभयारण्य और अंत में हम देखते हैं टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया वर्ष 1974 में। तो कैसे याद करना है, अभय वन कब बना? 1933 में। अभयारण्य कब बना? 1952 में। राष्ट्रीय उद्यान बना 1955 में और हमें प्रोजेक्ट टाइगर में से शामिल किया गया 1974 में। जब आप लाइन से याद रखेंगे ना, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको बिल्कुल आंसर बहुत अच्छे से आएगा। हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। यह है मंडला और बालाघाट की सीमा पर स्थित। इस राष्ट्रीय उद्यान ने, यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना स्वयं का शुभंकर जारी किया है, जिसका नाम है भूरसिंह दा बारहसिंगा, और इसे इसने 2017 में जारी किया था, जिसकी डिजाइन रोहन चक्रवर्ती जी के द्वारा बनाई गई थी। प्रसिद्ध घाटियां, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में 2 घाटियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें से एक है बंजर घाटी और दूसरी है होलो घाटी। प्रसिद्ध स्थल, देखिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में वैसे तो बहुत सारे प्रसिद्ध स्थल है, पर एक बैगा मंगलू सड़क है। इस सड़क में केवल बैगा महिलाएं ही गाइड का काम करती हैं, इस कारण से ये प्रसिद्ध है। फिर एक है बामनी दरार, यह मुख्यतः सनसेट पॉइंट है। श्रवणताल बघीरा जंगल प्रोजेक्ट, यहाँ एक हवाई पट्टी भी स्थित है। फिर बात करते हैं पार्क इंटरप्रिटेशन प्रोजेक्ट की। विश्व बैंक द्वारा शेरों को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत मुन्ना बाघ, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खूंखार बाघ था, इसे कान्हा किसली यहाँ से भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना छिंदवाड़ा जिले में की गई थी, मध्य प्रदेश में। इसे शिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थापित किया गया। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 758 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 758 वर्ग किलोमीटर में, ये गलत लिखा है यहाँ पर,
नामकरण, इसका नामकरण यहाँ से बहने वाली पेंच नदी के ऊपर किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। इसे वर्ष 1977 में अभ्यारण्य, 1983 में राष्ट्रीय वन और 1952 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। उपनाम, इसका उपनाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। देखिए जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है यह सबसे पहले 1977 में अभ्यारण्य बना, फिर इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, अंत में इसे 1952 में आकर प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। इसका दूसरा नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक जीव, इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो यहाँ पर काला हिरण, चीतल और हिरण, इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय जीव पाए जाते हैं। नदी, यह पेंच नदी के किनारे बसा हुआ है, इस कारण से इसका नाम भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान ही है। इस नेशनल पार्क को मोगली का क्षेत्र माना जाता है, अर्थात मोगली लैंड का हिस्सा माना जाता है, जो कि मोगली लैंड आपको पता होगा, ये जो मोगली लैंड है ना, ये जंगल बुक जो किताब है उसका एक पात्र था और उसका एक स्थान था, अर्थात सीधा सीधा मतलब यह है कि एक किताब है जिसका नाम है जंगल बुक, जिसका लेखन रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा किया गया था और उस बुक में ही मोगली और उसके क्षेत्र का वर्णन किया गया था। पर जैसा क्षेत्र वहां पर बताया गया था ना, सेम ऐसा लगता है कि वही क्षेत्र पेंच राष्ट्रीय उद्यान का है। इस कारण से वर्ष 2004 से यहाँ पर मोगली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र रुडयार्ड किपलिंग की किताब जंगल बुक का क्षेत्र था। यहाँ पर गिद्ध, करण मिट्ठू और बाज सहित दूरदराज पक्षी भी पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। देखो ये है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जब सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, कब बना हुआ है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह वर्ष 1981 में निर्मित किया गया था, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत है और यही क्षेत्र है जिसके अंतर्गत पचमढ़ी स्थित है, होशंगाबाद जिले में ही। तो वर्ष 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। यहाँ सर्वाधिक कृष्ण मृग पाए जाते हैं। कृष्ण मृग क्या होते हैं, देखिए काले रंग के जो मृग होते हैं ना, उन्हें ही कृष्ण मृग भी कहा जाता है। मुख्य वन्य जीव बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, काला हिरण, नीलगाय, एशियाई भेड़िया, लंगूर, जंगली कुत्ता, जंगली लोमड़ी, स्लाथ, वियर, लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली आदि जीव पाए जाते हैं। 1999 में भारत सरकार और 2009 में यूनेस्को द्वारा पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है, होशंगाबाद जिले में आता है। किस क्षेत्र में आता है, पचमढ़ी वाले क्षेत्र में आता है। कब इसको स्थापित किया गया, वर्ष 1981 में स्थापित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर में वर्ष 1999 में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत पचमढ़ी स्थित है जिसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा 1999 में और यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2009 में। इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो ये है हिरण। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है यह फैला हुआ है पन्ना और छतरपुर जिले के अंतर्गत। वर्ष 1975 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया, 1981 में राष्ट्रीय उद्यान, 1994-95 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। मगरमच्छ और घड़ियाल का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा वर्ष 2017 के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले वन्य जीव नीलगाय, चिंकारा, सांभर, चीतल, सुस्त आदि है। विश्व की सबसे उम्र दराज हथनी जिसका नाम है वत्सला हथनी पन्ना नेशनल पार्क पर ही रहती है, जिसे 2018 में विधानसभा निर्वाचन आइकन बनाया गया था।
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क स्थित है और केन नदी को पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा भी कहा जाता है। 2 नवंबर 2020 को यूनेस्को के द्वारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जैव आरक्षित क्षेत्रों में जोड़ा गया था। देखिए, बहुत सारा डाटा हो गया, दिमाग से पूरा निकल गया होगा। कैसे समझना है ये देखते हैं। सबसे पहले पन्ना नेशनल पार्क जो है 1975 में इस क्षेत्र को अभयारण्य बनाया गया, क्लियर। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। 1994 में या 95 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इतनी बात एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद विश्व की सबसे ज्यादा उम्र दराज हथनी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो वत्सला हथनी जो है वह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है और इस हथनी को वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव का आइकन बनाया गया था। तो वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव का। देखिए, ये जो हथनी है ना, ये बहुत ज़्यादा उम्र दराज हथनी है और इसके अलावा यह हथनी जो है इसकी आंखों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, अंधी हो चुकी है एक तरीके से, क्योंकि इसको मोतियाबिंद हो गया था तो यह देख नहीं पाती। तो इसके आजू बाजू में 4 अलग अलग हाथियों को चलाया जाता है जिससे ये अपना खाना चर के वापस आ सके और जिंदा रह सके। फिर बात करते हैं कि इसके अलावा क्या इस राष्ट्रीय उद्यान में याद रखना है आपको। तो इसमें कौन कौन से जीवों का संरक्षण किया जाता है? तो हमने देखा था कि जंगली भैंसे, मगरमच्छ और घड़ियाल का संरक्षण यहाँ पे होता है, इतना याद रखना है। इसके अलावा केन नदी जो है यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहलाती है क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान है और केन नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन कौन सी नदी कहलाती है? तो केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहलाती है। फिर बात कर लेते हैं, इसे वर्ष 2020 में यूनेस्को ने पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जैव आरक्षित क्षेत्रों में जोड़ा है। तो जैव आरक्षित क्षेत्र अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने जोड़ा है। किस क्षेत्र को? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। माधव राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। ये देखिए, जिला लगता है शिवपुरी। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। यहाँ पर मुख्यतः नीलगाय, चिंकारा, बाघ, तेंदुआ, चीतल, बारहसिंगा और सांभर नामक जीव पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान माधवराव सिंधिया प्रथम ने मनिहार नदी पर 3 बांधों का निर्माण करवाया था। अर्थात बात यह है कि इस राष्ट्रीय उद्यान पर जो 3 बांध बंधे हैं उन तीनों बांधों का निर्माण माधवराव सिंधिया जी के द्वारा कराया गया था। किस नदी पर? तो मनिहार नदी पर कराया गया था। पहला है जांधव सागर, दूसरा है साख्य सागर और तीसरा है माधव सागर। कुछ भी याद नहीं रखना है, ये सब कुछ भी याद नहीं रखना। 1958 में इसकी स्थापना हुई। किस जिले में है? शिवपुरी जिले में है। बस इतना याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देख लेते हैं कितने वर्ग किलोमीटर में? 375 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है कि 375 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। माधव राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 पर स्थित है। यहाँ जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण जीवाजी राव सिंधिया ने 1911 में जॉर्ज किंग के सम्मान में कराया था। इसकी ऊंचाई 484 मीटर है। ये इंपॉर्टेंट है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में एक भवन है जिसका नाम है जॉर्ज कैसल भवन और इस भवन का निर्माण जीवाजी राव सिंधिया जी के द्वारा करवाया गया था। ये महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण किसने कराया और कहां पर स्थित है। अगले राष्ट्रीय उद्यान की तरफ में चलते हैं। ये है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि सर्वाधिक बाघों के लिए या टाइगर्स के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक टाइगरों का घनत्व है, बाघों का घनत्व है। घनत्व का क्या मतलब होता है? देखिए, एक होता है संख्या के आधार पर सर्वाधिक बाघ होना या संख्या के आधार पर सर्वाधिक कोई चीज होना या घनत्व के आधार पर। एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए एक हमारे पास बोल है, इस बोल में 20 चॉकलेट्स रखी हुई हैं। तो बोल क्योंकि बड़ा है और इसमें 20 चॉकलेट्स रखी हुई हैं तो ये हो गया, और बाकी सारे जो बोल्स हैं वो छोटे छोटे बोल्स हैं और उनमें कम कम चॉकलेट रखी है, 18, 19, 16, 17, 18 ऐसे। तो ये हो गया सबसे ज़्यादा जनसंख्या या क्षेत्र या संख्या के आधार पर सर्वाधिक जो चॉकलेट है वो किस में हो जाएंगी? इस वाले बोल में, बड़े वाले बोल में। वहीं एक छोटा बोल है, बहुत ज़्यादा छोटा, इतना सा बोल है और इस बाउल में आधी ज़्यादा मतलब 10 चॉकलेट रखी है मान लो, क्योंकि वहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं है पर
संख्या का घनत्व जो है चीजों का वो बहुत ज्यादा है, बहुत कम क्षेत्र में बहुत सारी चीजें आ गई हैं। इस वजह से सेकंड नंबर पे जब हम बात करेंगे घनत्व के आधार पर तो वो जो छोटा वाला बोल है वो आंसर होगा। तो वैसे ही जब क्षेत्रफल संख्या के आधार पर बात की जाती है, बाघों की सर्वाधिक संख्या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, घनत्व में बाघों की सर्वाधिक संख्या तो हमारा आ जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक 8 किलोमीटर में एक बाघ मिलता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो यह है उमरिया जिले में और आंशिक रूप से कटनी का क्षेत्र भी लगता है। स्थापना 1968 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1953 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1993 में। प्रमुख वन्य जीव तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, लकड़बग्घा, बाघ, जंगली बिल्ली आदि। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की सीता बाघिन बंगाल टाइगरों में से एक है, जो कि नेशनल ज्योग्राफिका मैगजीन के कवर पेज पर दिखाई गई थी। बघेल संग्रहालय जिला उमरिया में स्थित है। इस संग्रहालय की इस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। चरणगंगा नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से गुजरती है। यहाँ बांधवगढ़ का किला स्थित है। देखिए जैसी बात होती है ना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो आपको पता होना चाहिए 1968 में बना है, 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ है। इसके बीचों बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चरणगंगा नदी। किस जिले में स्थित है, तो उमरिया जिले में स्थित है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। प्रति 8 किलोमीटर में यहाँ पर एक बाघ मिल ही जाता है। बस इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें आपको याद नहीं रखनी है। अगले राष्ट्रीय उद्यान में चलते हैं, तो यह है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ी के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं ये, और यहाँ नीचे पत्थर के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। तो ये है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि जिला डिंडौरी में खोला गया था। तो यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों का संरक्षण करने और उन्हें कलेक्ट करने के लिए खोला गया था। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में जिला लगता है डिंडौरी और मंडला। स्थापना की बात करेंगे 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। कुछ स्रोतों में ऐसा भी लिखा है कि इसकी स्थापना 1968 में की गई, इस कारण से मैंने दोनों आंसर आपको दिए हैं। क्षेत्रफल की बात करें 0.27 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। प्रदेश का सबसे ज्यादा छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये 0.27 किलोमीटर स्क्वायर के साथ में। अन्य नाम है इसका घुघवा राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्मों की बात करते हैं तो यहाँ पर डायनासोर के अंडे के जीवाश्म रखे गए हैं, नीलगिरी के जीवाश्म रखे गए। देखिए नीलगिरी एक प्रकार का पेड़ होता है और इस पेड़ों के जीवाश्म को यहाँ पर संभाल के रखा गया है। और जो नीलगिरी जीवाश्म यहाँ पर रखे हुए हैं ना, ये अभी तक प्राप्त सबसे प्राचीन जीवाश्म माने जाते हैं। यहाँ आसपास के इलाकों से पेड़ों, पत्तियों, फूलों और बीजों से डायनासोर के अंडों के अन्य जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। घुघवा नाम से प्रसिद्ध इस जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में अब तक 18 पादप कुलों के 31 परिवारों के पौधों के जीवाश्म खोजे जा चुके हैं। देखो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कब स्थापित हुआ, 1983 में स्थापित हुआ। कुछ स्रोतों के अनुसार 1968 में स्थापित हुआ है। किस जिले में स्थित है, तो डिंडौरी जिले में यह स्थित है। क्षेत्रफल की बात करते हैं 0.7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अन्य नाम क्या है, घुघवा राष्ट्रीय उद्यान। मेन नाम क्या है, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ फैला हुआ है, क्या संरक्षित करके रखा गया है, तो डायनासोर के अंडों के जीवाश्म और नीलगिरी के जीवाश्म। ये है डायनासोर और ये बच्चे को आप देख रहे हैं, छोटा सा बच्चा आराम से बैठा हुआ है लेकिन हैरत से देख रहा है कि भाई ये क्या चीज आ गई। तो डायनासोर जो हैं, आपको क्या लगता है ये पाए जाते थे? जितने भी साक्ष्य अभी तक मिले हैं तो उससे तो पूरी तरीके से तय है कि डायनासोर पाए जाते थे, पर वर्तमान में इन्हें दोबारा बनाना असंभव हो चुका है। कुछ कुछ जीवाश्म इनके जो बचे हुए हैं, जिससे हमें हमारी पुरानी संस्कृति का पता चल सके। इनके अंडों को, इनके आकार को, इनकी हड्डियों को संरक्षित करके जिस क्षेत्र पे रखा गया है उसे कहा जाता है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। इस डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान को जुरासिक पार्क की शक्ल में उकेरा जा रहा है, जो कि जिसपे करोड़ों रुपए की लागत लग रही है।
यह है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, जिला धार में स्थित है। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 2010 को की गई थी। यहाँ पर यह बाघी नदी और जोबट नदी के तट पर है। इसे ही बाघ नदी भी कहा जाता है या फिर बाघिन नदी कहा जाता है। यह डायनासोर पार्क भी बनाया जा रहा है। इस पार्क में 6.5 और 7 करोड़ मतलब 6 से 7 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म और करोड़ों वर्ष पुराने पत्थरों के औजार, हथियार बाकी को संरक्षित करके रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, धार, मांडू, कुक्षी, मनावर सहित अन्य क्षेत्रों में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले हैं। इन्हें इस क्षेत्र में संरक्षित करके रखा जा रहा है। यहाँ से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। समुद्री डायनासोर के अंडों का संरक्षण भी यहाँ पर किया जा सकता है। देखो, इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखो 2010 में इसकी स्थापना की गई है। किस जिले में है? धार जिले में है। क्या संरक्षित किया जा रहा है? डायनासोर के अंडे। किस प्रकार के डायनासोर मिले थे यहाँ पर? तो एक तो मिले थे समुद्री डायनासोर और एक मिले थे थल में रहने वाले डायनासोर। तो दोनों डायनासोरों के अंडों का संरक्षण करा जा रहा है यहाँ पर। इसे जुरासिक पार्क की या डायनासोर पार्क की शकल में उकेरा जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए की लागत लगनी है। कितने साल पुराने डायनासोर के अंडे मिले हैं? तो 6.5 से 7 करोड़ साल पुराने डायनासोर के अंडे यहाँ पर मिले हुए हैं। बस किस नदी के किनारे है इतना याद रखना है। तो बाघ नदी या फिर जोबट नदी के किनारे यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सबसे ज्यादा नया राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 2018 में 28 दिसंबर वर्ष 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। जिला लगता है शिवपुर। फिर बात कर लेते हैं अभ्यारण्य कौन सा है। 1981 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। श्योपुर जिला लगता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में गिर से बाघों को लाकर संरक्षित करने की योजना बनाई जा रही है। नदी है कूनो नदी। क्षेत्रफल कितना है? 413 वर्ग किलोमीटर में यह राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। श्योपुर जिले के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में 22 से 24 नवंबर 2000 तक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 200 प्रजाति के पक्षियों की उपस्थिति का पता चला। कूनो पालपुर वर्ष 1981 से 2018 तक अभ्यारण्य रहा और 28 दिसंबर 2018 के बाद इसे नेशनल पार्क बनाया गया। यहाँ पर गिर से एशियाई बब्बर शेर को पुनर्वासित करने की योजना चल रही है। अर्थात गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई बब्बर शेरों को लाया जाएगा कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान पे। इसकी स्थापना दिसंबर 2018 में की गई थी। इसे 1981 में अभ्यारण्य बनाया गया था। किस नदी के किनारे है? कूनो नदी के किनारे है। जिला कौन सा लगता है? जिला लगता है श्योपुर। बस इतना ही इसमें आपको याद रखना है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी और सिंगरौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर में 2008 में इसे शामिल किया गया था। इसका क्षेत्रफल 466 वर्ग किलोमीटर है। सोन, गोपद एवं बनास नदियां इस राष्ट्रीय उद्यान से इसमें सर्वाधिक पाई जाती हैं और इसमें सर्वाधिक पाए जाने वाला जो पशु है वो चीतल है। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सोन घड़ियाल अभ्यारण्य और बगदरा अभ्यारण्य भी आते हैं। अब क्या क्या याद रखना है? देखो, जैसी बात हो रही है ना संजय गांधी, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह सीधी और सिंगरौली में स्थित है। देखो, संजय गांधी जी जो थे ना, वो संजय गांधी जी बहुत ज्यादा सीधे थे। तो सीधे थे, शांत थे, तो सीधे से सीधी। तो सीधी में कहा? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। स्थापना 1983 में इसकी की गई थी। बिल्कुल ठीक है। 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। 466 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा चीतल नामक एक जीव यहाँ पर पाया जाता है। नदी कौन सी यहाँ पर बहती है? तो सोन, गोपद और बनास नदियां यहाँ पर बहती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अत्यधिक फेमस राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पर स्थित है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला स्नैक पार्क भी खोला गया है या सर्प उद्यान भी खोला गया है। जिला लगता है भोपाल। स्थापना वर्ष है 1979।
वर्ष 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। क्षेत्रफल 4.45 अर्थात 4.45 वर्ग किलोमीटर में फैला है राष्ट्रीय उद्यान वन विहार। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में और 1979 में अभयारण्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से सर्वप्रथम वर्ष 2008 से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी वन्य जीव को गोद ले सकते हैं। देखो, गोद लेने का मतलब ये नहीं कि आप उसको लेके आ जाओ अपने घर में और घर में पालने लगो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब ये है कि जो वन्य जीव है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर रहेंगे, परंतु आपको उनका खर्चा उठाना पड़ेगा। उनके खाने पीने की व्यवस्था आपको करनी होगी, उनके लिए आपको पैसे देने होंगे, आपको जो भी सुविधाएं लगती हैं आप वो उनको प्रोवाइड करा सकते हैं और उसके बाद में आपको उस वन्य जीव का नाम मिलेगा। इसका मतलब ये है कि उस वन्य जीव के बाहर में लिखा होगा कि इन्होंने इस जीव को गोद लिया है और ये इसके पालनकर्ता या फिर पेरेंट्स हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान के समीप राजा भोज झील स्थित है, इसे ही भोजताल भी कहा जाता है। इस नेशनल पार्क में मुन्ना नामक टाइगर, देखो मुन्ना टाइगर को कहां से लेके आया गया है? कान्हा किसली नेशनल पार्क से लेके गया है, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान या फिर स्नेक पार्क खोला गया है। यहाँ पर ISO प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर स्थित है। क्या क्या याद रखना है इसमें? देखो, 1979 में अभयारण्य बना, 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बना, 4.45 किलोमीटर में फैला हुआ है। मुन्ना बाघ यहाँ पर लाया गया है। मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान यहाँ पर प्रारंभ किया गया है और बाघों को या फिर वन्य जीवों को गोद लेने की परंपरा इस राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। देखो, ये निर्माणाधीन है ना, अभी कंप्लीट बना नहीं है। तो वर्ष 2004 से इसका निर्माण हो रहा है। ओमकारेश्वर कहाँ पर है? तो खंडवा जिले में है। तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा? वो भी होगा खंडवा जिले के अंतर्गत। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्र 651 वर्ग किलोमीटर है। यह निमाड़ क्षेत्र का पहला नेशनल पार्क है। निमाड़ मतलब खंडवा खरगोन ये वाले हिस्से का पहला नेशनल पार्क है। देखो, अब हमने राष्ट्रीय उद्यान पूरे कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय अभयारण्य के बारे में। देखो, अभयारण्य जो है ना, वैसे तो आपको बहुत कुछ बिल्कुल भी नहीं याद रखना है। सबसे बड़ा अभयारण्य मध्य प्रदेश का कौन सा है? नौरादेही है। सबसे छोटा कौन सा है? बस इतना ही याद रखना है। और अगर किसी राष्ट्रीय उद्यान में कुछ स्पेशल हुआ है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान में किस राष्ट्रीय अभयारण्य को हमने प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन में आपको अभयारण्य कवर करने हैं। तो यहाँ पर स्लाइड बहुत सारी हैं। आपको मैंने बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान का डाटा दिया हुआ है, लेकिन हम सब में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय अभयारण्य कहते किसको है? तो यह वह वन क्षेत्र होता है जहां पर पशु पक्षी तथा वृक्षों को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना मना होता है। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान में होता है, सेम टू सेम इस प्रकार के वन संरक्षित वन कहलाते हैं। अभयारण्य का अर्थ होता है अभय प्लस अरण्य, सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन। पशु विहार या पक्षी विहार को अभयारण्य कहते हैं। वन्य जीव अभयारण्य में सामान्य मानव गतिविधियों को अनुमति होती है। मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख अभयारण्य निम्नलिखित है। सबसे पहला अभयारण्य नौरादेही अभयारण्य। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। यह जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। जिला लगता है सागर। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। 1197 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। तेंदुआ, गिद्ध, अफ्रीकी चीते और राधा बाघिन यहाँ के प्रमुख जीव हैं। अगले अभयारण्य की बात करते हैं हम, तो रालामंडल अभयारण्य। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, एक नौरादेही और एक रालामंडल। रालामंडल की बात करें, जिला लगता है इंदौर। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। 2.34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब बहुत छोटे वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रमुख पेड़ हैं चंदन, बबूल, सागौन, बांस आदि। विशेष, यहाँ पर 2017 में लोमड़ी संरक्षण केंद्र घोषित किया गया था। यह प्रदेश का दूसरा तितली पार्क भी यहाँ पर खोला गया है। 2017-18 में यहाँ बॉम्बू सेटम नामक बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। फिर है रातापानी अभयारण्य।
ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रातापारी अभ्यारण्य रायसेन जिले के आबेदुल्लागंज में स्थित है। इसे वर्ष 1976 में स्थापित किया गया था अभ्यारण्य के रूप में। यह प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है वर्ष 2010 में। यहाँ प्रदेश का पहला तितली पार्क स्थित है। यहाँ तितली की 54 प्रजातियों को संरक्षित करके रखा गया है। चंबल अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य की स्थापना भिंड और मुरैना जिलों में की गई थी 1978-79 में। यह प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है। यहाँ पर गंगा डॉल्फिन और लाल कवर वाले कछुओं का संरक्षण किया जाता है। गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य जो है वो नीमच मंदसौर में स्थित है। वर्ष 1974 में बना था। इसे चंबल नदी 2 भागों में बांटती है। सरदारपुर अभ्यारण्य, सरदारपुर अभ्यारण्य जिला धार में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। विशेष बात यह है कि 2005 में यहाँ दूधराज पक्षी का संरक्षण प्रारंभ किया गया है और यहाँ खरमौर पक्षी का संरक्षण भी किया जाता है। देखो ये ए नहीं आएगा, यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। फिर आता है सैलाना अभ्यारण्य। सैलाना अभ्यारण्य जो है वो रतलाम जिले के अंतर्गत है। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ खरमौर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली ने 89 पक्षियों की प्रजातियों पर किताबें लिखी थी और सलीम अली जो है ना, ये इन्हें ही पक्षियों की अध्ययन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये घाटी गांव अभ्यारण्य, घाटी गांव अभ्यारण्य जिला ग्वालियर में स्थित है। 1981 में बना था। यहाँ पर सोन चिड़िया और साथ ही साथ में शाह-ए-बुलबुल मतलब दूधराज का संरक्षण किया जाता है। किन घड़ियाल अभ्यारण्य, देखो नाम से स्पष्ट है घड़ियाल, तो पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। घड़ियाल, मगरमच्छ और गिद्धों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ गिद्धों के संरक्षण के लिए ऑपरेशन अस्तित्व चलाया जा रहा है। देखो क्या होता है, मध्य प्रदेश में पक्षियों की कमी होते जा रही है। पक्षी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, तो उनका संरक्षण करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। तो इस हिसाब से गिद्धों के संरक्षण के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो है ऑपरेशन अस्तित्व। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो शहडोल जिले में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल 84 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यहाँ कछुओं की सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है। यहाँ घड़ियाल, मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। सिधौरी अभ्यारण्य, सिधौरी अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। जिला लगता है रायसेन, आबेदुल्लागंज। विशेष, यह चौकीगढ़ का किला यहाँ पर स्थित है। बोरी अभ्यारण्य, देखिए बोरी अभ्यारण्य जो है वो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। वर्ष 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। 486 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। विशेष, यह भारत के सबसे पुराने जंगलों और वनों में से एक है। यहाँ सर्वाधिक वृक्ष सागौन, साल और बांस के मिलते हैं। ओरछा अभ्यारण्य, ओरछा अभ्यारण्य जिला निवाड़ी के अंतर्गत आता है। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। 85 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। पनपठा अभ्यारण्य, शहडोल उमरिया में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1983 के अंतर्गत 246 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साल और खैर के वृक्ष अधिकतम में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो अभ्यारण्य है ना, आपको सारे याद नहीं करने, सिर्फ आपको नोट्स बना के रखने कि कौन कौन से अभ्यारण्य है, कहाँ कहाँ स्थित है, कब कब इनकी स्थापना की गई। इस कारण से हम इनको काफी स्पीड में पढ़ते हुए जा रहे हैं। अब सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। मैं इनमें बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं हो रही हूँ, आप इन स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। ये आपके बाद में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य जिला लगता है सीधी। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। नदी है सोन, गोपद और बनास नदियां। गंगऊ अभ्यारण्य की स्थापना जिला पन्ना में वर्ष 1975 में की गई थी। यहाँ जंगली भैंसों का संरक्षण किया जाता है। फेन मिनीकॉन अभ्यारण्य, फेन मिनीकॉन अभ्यारण्य जो है वो मंडला जिले के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य
जिला है शिवपुरी। स्थापना की गई थी 1981 में। यहाँ पर सोन चिड़िया का संरक्षण भी किया जाता है। कामधेनु गौ अभ्यारण्य, यह देखो, यह आगरमालवा में स्थित है। वर्ष 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। काले हिरण की यहाँ पर सर्वाधिकता पाई जाती है। विशेष, केंद्र सरकार द्वारा इसे 1999 में और यूनेस्को द्वारा 2009 में जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जो है वो दमोह जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में पक्षी अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य सैलाना पक्षी अभ्यारण्य है। इंदौर में प्रदेश का पहला पक्षी तीर्थ धरौदा में खोला गया है या स्थित है। करेरा में सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। सरदारपुर अभ्यारण्य में खरमौर पक्षी और दूधराज पक्षी का संरक्षण हो रहा है। प्रदेश के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित हैं। पहला है घाटीगांव अभ्यारण्य ग्वालियर, फिर है करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी, फिर है सैलाना अभ्यारण्य रतलाम और फिर है सरदारपुर अभ्यारण्य धार। देखिए, सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य जो है वो सैलाना अभ्यारण्य हो जाएगा। सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य जो है सैलाना अभ्यारण्य हो जाएगा। सोन चिड़िया का संरक्षण किसमें? करेरा अभ्यारण्य में किया जा रहा है। इस प्रकार से हमारी आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश में संपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में संपूर्ण वन और मध्य प्रदेश में संपूर्ण अभ्यारण्य को कवर कर लिया। देखिए, हमने बहुत सारे अभ्यारण्यों को ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन इतने सारे में पूछता भी नहीं है। सिर्फ अभ्यारण्य के बारे में आपसे ये पूछता है कि कहाँ स्थित है, कब इनकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा यदि आपको कोई भी समस्या हो रही हो वीडियोज़ में, तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।